एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की सिर्फ एक बेटी थी। बेटा कोई नहीं था। राजा अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। एक बार क्या हुआ कि उसकी बेटी, जिसका नाम राजकुमारी रूपमती था, बहुत बीमार पड़ गई। हजारों वैद्यों को दिखाया गया, हजारों दवाएं खिलाई गई, कोई फायदा ना हुआ। राजकुमारी रूपमती बिल्कुल पीली पड़ गई। कमजोरी इतनी बढ़ी कि बेचारी का उठना बैठना मुश्किल हो गया। किसी की समझ में ना आता कि आखिर इतनी प्यारी, इतनी तंदुरुस्त लालाल राजकुमारी को कौन सी बीमारी हो गई है। एक रोज एक समझदार मंत्री ने राजा की सेवा में कहा, राजा सलामत, अगर आज्ञा हो तो कुछ कहूँ। राजकुमारी की बीमारी एक चीज से दूर हो सकती है। राजा ने पूछा, हजारों वैद्य इलाज कर करके थक गए हैं, मेरी बेटी को फायदा नहीं हुआ। वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। अब ये तुम कौन सा अजूबा लाए हो जो मेरी बच्ची को ठीक कर देगा? मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जिस किसी की बीमारी लालाज हो जाए, उसे जादू का आम खिलाया जाए तो पल भर में वह भला चंगा हो जाएगा। राजा हैरान हुए तो हुए, सारे दरबारी मुंह में उंगली दबाकर रह गए। आम, और वह भी जादू का? ये भला कहाँ मिलेगा? राजा ने कहा, मंत्री, तुम पागल तो नहीं हो गए? है आम और वह भी जादू का, कहाँ मिलेगा? जरा ये भी बता दो। मंत्री ने डरते डरते कहा, राजा सलामत, आपके राज्य में एक आचार्य जी रहते हैं। वो बहुत गरीब है, मगर बड़े ही नेक और लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। उनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बस वह 2 पति पत्नी हैं, और अपना दिल बहलाने के लिए, घर में रौनक रखने के लिए उन दोनों ने एक तोता पाल रखा है। ये तोता एक खास नस्ल का है, बिल्कुल आदमियों की तरह बातें करता है। मैंने एक बार सुना था कि एक आदमी बहुत बीमार हो गया था, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आचार्य जी के तोते ने उसके घर वालों को किसी जड़ी बूटी का नाम बताया था। वो जड़ी बूटी बड़ी मुश्किल से मिली, मगर जब उसको पीसकर मरीज को पिलाया गया तो वह 2 दिनों में भला चंगा हो गया। अब ये लगता ही नहीं है कि कभी वो इतना बीमार था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। राजा ये सुनकर सोच में पड़ गया, क्या बुराई है अगर आचार्य जी को भी बुलाकर सलाह कर ली जाए। उसने आदेश दिया, ठीक है, तुम जाओ और आचार्य जी को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ मेरे पास लाओ। मंत्री फौरन आचार्य जी के घर पहुंचा। वह दोनों पति पत्नी घबरा गए। सीधे साधे लोग थे, डरने लगे। मंत्री जी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमें दरबार में बुलाया गया है? मंत्री ने उनको तसल्ली दी, भरोसा दिलाया, नहीं, कोई बात नहीं है आचार्य जी। राजा सलामत ने आपको राजकुमारी रूपमती के इलाज के लिए बुलाया है, मगर मैं कोई वैद्य तो नहीं। आचार्य जी ने कहा, हाँ, प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ। असल बात यह है आचार्य जी, हमने सुना है आपके पास एक ऐसा तोता है जो बड़ी से बड़ी बीमारी की दवा बताकर दूर कर देता है। आचार्य जी अब वाकई डर गए। कहीं ऐसा ना हो राजा सलामत उनके तोते को उनसे ले लें। उस तोते को उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार से पाला था और बच्चों की तरह उसको चाहते थे। उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मंत्री ने कहा, आप घबराइए नहीं, आपका तोता आप ही के पास रहेगा। बस आप ये कीजिए, राजकुमारी का हाल बताकर उससे दवा पूछ लीजिए। मैंने राजा सलामत को वादा दिलाया है कि तोते की बताई दवा से राजकुमारी ठीक हो जाएगी, और अगर ऐसा हो गया तो राजा सलामत आपके घर को सोना, चांदी और हीरे मोती से भर देंगे। नहीं मंत्री जी, हमें सोना, चांदी और हीरे मोती नहीं चाहिए। हमें जो कुछ हमारे भगवान ने दिया है, हम उसी में खुश है। हीरे मोती लेकर हम क्या करेंगे? ना कोई बाल बच्चा और ना कोई और जिम्मेदारी। हमारे लिए ये दौलत बेकार है। हाँ, अगर राजकुमारी हमारे तोते की बताई दवा से ठीक हो गई तो हम हाजिर हैं। चलिए, राजा सलामत के दरबार में हमें ले चलें। मंत्री आचार्य जी को राजा के दरबार में लेकर आया। राजा ने आचार्य जी को बड़ी इज्जत के साथ
अपने बराबर बिठाया और उनसे अपनी परेशानी बताई। आचार्य जी, सारे इलाज कर चुका हूँ। राजकुमारी रूपमती ठीक नहीं होती। भगवान के बाद बस अब आपका सहारा है। सुना है आपका तोता किसी जादू के आम के बारे में बताता है कि अगर वह किसी मरीज को खिला दिया जाए तो चाहे जितना भी खराब हाल हो, उसको सेहत मिल जाती है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आचार्य जी ने कहा, महाराज, मेरी जान भी राजकुमारी के काम आ जाए तो हाजिर है। मैं अपने तोते से पूछता हूँ और आपको बताता हूँ। आचार्य जी राजा के दरबार से उठकर अपने घर आए। सुलोचना जी बेचारी बहुत परेशान थी। बार बार आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती। आचार्य जी को आते देखा तो भगवान का शुक्र अदा किया। आचार्य जी ने उन्हें बताया कि राजा ने उनको क्यों बुलाया था। तो वह जल्दी से अपने तोते के पास गई और उससे पूछा, मिट्ठू मियाँ, राजकुमारी रूपमती बहुत बीमार है, उसके लिए दवा बताओ। तोता मिर्च खा रहा था। गोल गोल आंखें घुमाकर बोला, राजकुमारी की दवा कोहे काफ में जादू के पेड़ पर लगे जादुई आम में छुपी है। राजा सलामत उस आम को मंगवाकर राजकुमारी को खिलाएं तो राजकुमारी चटपट बिस्तर से उठ खड़ी होंगी। आचार्य जी लाठी टेकते हुए आए और पूछने लगे, मेरे अच्छे मिट्ठू, ये तो बता दो, ये जादुई आम कैसे मिलेगा? कोहे काफ को यहाँ तो है नहीं, कोसों दूर है, कौन ला सकेगा जादुई आम? तोते ने कहा, राजा सलामत के पास हजारों बहादुर और वफादार आदमी है, कोई ना कोई उस आम को ले ही आएगा। पता मैं बता दूंगा। ठीक है मिट्ठू मियाँ, तुम पता बताओ। आचार्य जी ने कहा तो तोता मिर्च खाना छोड़कर दाहिने पंजे से अपना गोल गोल सिर खुजलाता हुआ बताने लगा, जब मैं अपने माँ बाप के साथ था और मुझे पंछी पकड़ने वाले ने पकड़ा नहीं था, तो मैं बाबा तोते और माँ तोती के साथ झुंड में शामिल होकर लंबी लंबी उड़ानें भरा करता था। आप जानते हैं, हम तोतों को आम बहुत पसंद है। हम सब आमों के बागों की तलाश में उड़ा करते थे। उड़ते उड़ते कोहे काफ की तरफ जा निकले। वहां हमने देखा कि एक आम का बाग ऐसा है जो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। उसके सारे पेड़ दिन के उजाले में देखो तो आंखें चकाचंद हो जाएं, और रात के अंधेरे में देखो तो उसकी चमक दमक में खो जाओ। हर पेड़ पर सुनहरे रंग के आम होते हैं और डालियों पर सुनहरी रंग की खूबसूरत चिड़िया फुर फुर उड़ा करती है। उन आमों का मजा ना पूछिए आचार्य जी, बस ये लगता है हम स्वर्ग का कोई फल खा रहे हैं। उन आमों में ये खासियत है कि चाहे जैसा भी मरीज हो, एक आम खा ले तो ठीक हो जाएगा। राजा सलामत किसी तरह एक आम हासिल कर लें तो राजकुमारी रूपमती की जान बच जाएगी। आचार्य जी और उनकी पत्नी सुलोचना ने आपस में खूब बातें की। खूब सोचा, कोई रास्ता दिखाई ना दिया। उन्होंने तोते से कहा, राजा सलामत का कोई आदमी वो आम नहीं ला सकेगा, इसीलिए कि कोई जान भी दे दे तो वहां तक उसका पहुंचना मुश्किल है। हाँ, ये तो है, तोते ने धीरे से कहा, कोई आदमी तो वहां बस सपने में ही जा सकता है। ऐसे तो नहीं जा सकता, क्योंकि बीच में कई नदियां पड़ती है, अनगिनत डरावने जंगल पड़ते हैं, और आखिर में जो नदी आती है वह तो इतनी बड़ी और गहरी है और इतनी तेजी के साथ बहती है, तो उसका पार करना गोया मौत के मुंह में जाना है। उसमें हजारों मगरमच्छ रहते हैं, शार्क मछलियां रहती है। भला किसकी जान फालतू है कि उस नदी को पार करने का सोचे? तो मिट्ठू मियाँ, ये रास्ता तुम ही पार कर सकते हो, क्योंकि तुम वहां जा चुके हो। आचार्य जी बोले, हाँ, मैं वहां जा सकता हूँ। तोते ने कहा, क्योंकि मुझे नदी के अंदर नहीं उतरना है, उड़कर नदी को पार करना है। कई दिनों का रास्ता है आचार्य जी, मगर मैं जा सकता हूँ। इस बहाने में एक बार फिर जादुई आम का बाग देखूंगा और उसके आमों का मजा लूंगा, मगर इसके लिए आपको मुझे आजाद करना होगा। हाय नहीं। सुलोचना जी ने सीने पर हाथ रखकर रुआसी आवाज में कहा, अगर तुम आजाद हो गए मिट्ठू बेटे, तो फिर हमारे पास वापस नहीं आओगे। लोग कहते हैं तोते बेवफा होते हैं, तुमने भी बेवफाई की तो ये समझ लो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं माँ, तोते ने प्यार से समझाया, आप बिल्कुल परेशान ना हो। यह कहावत बिल्कुल गलत है कि तोता बेवफा होता है। लोग बेकार ही हमें बदनाम करते हैं। हम अपने मालिक से, अपने खिलाने पिलाने वाले से बहुत प्यार करते हैं,
मगर हाँ, ये भी अपनी जगह पर सच है कि हमें अपनी आज़ादी से भी प्यार है। हर पंछी की तरह हम भी आज़ाद रहकर उड़ना चाहते हैं। पिंजरे में बंद रहकर हमारे पंख बेकार हो जाते हैं। हमें खुली हवा की बजाय पिंजरे की सलाखें मिलती है। बस हमारा दिल रोता है और आज़ादी मांगता है। हाँ खैर ये तो है। सुलोचना जी ने सिर हिलाया। चलो हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। मगर एक शर्त पर। वो क्या है माँ? तोता खुश होकर बोला, तुम दिन भर उड़ते रहना, घूमते रहना, सैर सपाटा करना, मगर रात होने से पहले हमारे पास वापस आ जाना। आराम से खाना पीना और अपने पिंजरे में सोना। सुबह हम फिर तुम्हें आज़ाद कर देंगे। मगर बेटा अपना ख्याल रखना। कोई बाज, कोई कौवा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता या कोई आदमी तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। सुलोचना जी ने बड़े प्यार से तोते को पिंजरे से निकाला और उसके नर्म नम पर सहलाने लगी। तोते ने भी टर्टर करके उनके हाथों को अपनी मुलायम जबान से छुआ और अपनी नोकीली चोंच से धीरे धीरे खुजलाया। मैं अपना ख्याल रखूंगा माँ, आप फिक्र ना करें। और अब मुझे खुदा हाफिज कहें। मैं राजकुमारी रूपमती के लिए जादुई आम की तलाश में जाता हूँ। आचार्य जी और सुलोचना जी ने तोते को खुदा हाफिज कहा। तोते ने अपने पर खोले, फड़फड़ाए और खुशी के मारे टेटे करता उड़ गया। शुरू में उसको कुछ परेशानी हुई। इतने दिनों की कैद की वजह से उसके पंख सुस्त पड़ गए थे। उड़ते उड़ते जल्दी थक जाता था। मगर फिर उसकी ताकत और हिम्मत वापस आती गई। बहुत से तोतों से उसकी दोस्ती हो गई। एक बुजुर्ग तोते ने कहा, तुम एक नेक काम के लिए निकले हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ चलो। तुमको शायद जादू के बाग का रास्ता याद ना रहा हो। मुझे याद है, मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तोता बहुत खुश हुआ। एक से भले दो, वह सचमुच रास्ता भूल गया था। अब ये बुजुर्ग तोता जो साथ हुआ तो उसके दिल को बड़ी ढास मिली। वह दोनों दिन भर सीधी दिशा में उड़ते। थक जाते तो किसी पेड़ पर बैठ जाते। कुछ खाते पीते आपस में बातें करते और फिर उड़ने लगते। कई दिन हो गए, कई नदियां पार हो गई, कई जंगलों से वह दोनों गुजरे। बहुत सी जगहों पर कई परेशानियां भी उठानी पड़ी। कभी बिल्ली ने सताया, कभी किसी बाज ने दौड़ाया, कभी गिद्ध ने सताया। एक बार तो वह एक मैदान में लगाए गए जाल से बाल बाल बचे। चिड़िया पकड़ने का जाल चिड़ियों और तोतों को पकड़ने के लिए लगा रखा था। तोता भूखा था। उसने गेहूं और मक्के के दाने बिखरे देखे तो पेट से उड़ा की उन दानों को खाए। मगर बुजुर्ग तोता चिल्ला पड़ा, नहीं, नहीं, नीचे न उतरना। ये दाने शिकारी ने फैलाए हैं, तुम जाल में फंस जाओगे। तोता जल्दी से फिर शाख पर बैठ गया। बुजुर्ग तोते ने ठीक कहा था। देखते ही देखते कई चिड़िया दाना खाने उतरी और जाल में फंस गई। वह फड़फड़ा रही थी, चिल्ला रही थी और शिकारी हंस कर जाल समेट रहा था। भगवान का शुक्र है मैं बच गया। तोते ने पंजे जोड़कर आसमान की तरफ चोंच उठाई। मेरे बुजुर्ग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह वो बुजुर्ग तोता उसको सबक पढ़ाता रहा और बहुत सी मुश्किलों से बचाता रहा। एक बार उससे और भी गलती होने जा रही थी। वह प्यासा था। पानी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। एक जगह एक गड्ढे में उसने कुछ पानी देखा तो बेताब होकर गड्ढे के ऊपर उतर गया और जैसे ही चाहा चोंच डुबोकर पानी पिए। बुजुर्ग तोते ने डांटा, खबरदार पानी ना पीना। देखते नहीं गड्ढे के चारों तरफ कितनी छींटियां और मक्खियां जमा है। मुझे ये पानी सही नहीं लगता। पता लगाना पड़ेगा ये गड्ढा किस तरह के पानी से भरा है। मगर मुझे बहुत प्यास लगी है, बड़े बाबा तोते ने कहा। चलो थोड़ा आगे, जरूर साफ सुथरा ठंडे पानी का झरना मिलेगा। आओ देखें इस पानी का रहस्य क्या है। और उस वक्त तोता बुजुर्ग तोते की समझदारी पर झूम झूम उठा। जब उसने देखा कुछ ही दूर पड़ा एक बड़ा भयानक मोटा ताजा अजगर मरा पड़ा है। वह इतने दिन का मरा हुआ था कि उसका शरीर गलने लगा था और गड्ढे वाला पानी उसके शरीर से बह बह कर इकट्ठा होने वाला पानी था। देखा अगर मैं ना रोकता तो तुम ये पानी पी लेते और फड़फड़ाकर दम तोड़ देते। ये सांप बेहद जहरीला सांप है।
इसका जहर पलक झपकते असर करता है। बड़ा लंबा सफर है बेटा, अपने होशो हवास दुरुस्त रखो। वह दोनों कुछ दूर उड़े थे कि एक झरना नजर आ गया, चांदी की तरह, जिसका पानी चमक रहा था। झरने के किनारे जंगली बेर और रसभरी के पेड़ और झाड़ियां थी। दोनों ने पेट भरकर बेर खाए, रसभरी के मजे लिए और जी भरकर ठंडा मीठा पानी पिया। जरा देर आराम किया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। कई दिनों के बाद बुजुर्ग तोते ने खुश होकर उसको बताया, बस अब हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ये जंगल जिसमें हम उड़ रहे हैं जादुई बाग के बिल्कुल करीब है। इस ऊंचे घने पेड़ से कोहे काफ की सरहद शुरू होती है। अरे वाह, तोते ने टाई टाई कहकर खुशियां मनाई। हमारा सफर कामयाब होने वाला है। 2 दिन के बाद ही वो जादुई आम के सुनहरे बाग में पहुंच गए। आम के सारे पेड़ सोने की तरह धूप में जगमगा रहे थे और उनकी शाखों पर सुनहरी चिड़िया फुर फुर उड़ रही थी और फुदक रही थी। एक बुजुर्ग चिड़िया ने बुजुर्ग तोते को पहचान लिया। खुशामदीद बड़े भाई, बड़े समय के बाद दिखाई दिए हो। कहो अच्छे तो हो? हाँ बहन, ठीक हूँ, मगर इस समय में मेरी तोती भगवान को प्यारी हो गई। बुढ़ापे में उसका दुख उठाना पड़ा। तोते ने ठंडी सांस भर के कहा। अरे बड़ा दुख हुआ सुनकर, सुनहरी चिड़िया ने कहा। फिर पूछा, और ये कौन है? क्या तुम्हारा बेटा है? बेटा ही समझो। बुजुर्ग तोते ने तोते के सिर पर प्यार से पंजा फेरा। बड़ा नेक बच्चा है। एक मरीज लड़की के लिए इतना लंबा सफर करके उसके लिए जादुई आम लेने आया है। प्यारी बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी? सुनहरी चिड़िया ने कहा, भाई मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, क्योंकि एक बार तुमने मेरे बच्चे को बाज की चोंच से बचाया था। अगर तुम शोर मचाकर और हिम्मत जुटाकर बाज की आंख पर पंजा ना मारते और वो घायल ना हो जाता तो मेरे बच्चे का बचना मुश्किल था। मैं उस उपकार को जिंदगी भर याद रखूंगी। मगर भैया, यहाँ का चौकीदार जंगली दानव बड़ा जालिम है। वह रोज सारे बाग में घूमकर एक एक आम गिनता है, फिर उन आमों को तोड़कर गोरी परी के पास ले जाता है। गोरी परी इस बाग की मालकिन है। रोज की रोज आमों की फसल तैयार होती है और रोज तोड़ी जाती है। सारी परियां उन आमों का ही नाश्ता करती है। आज वो आम गिन कर गया है। सुबह आकर तोड़ेगा और टोकरे भरकर ले जाएगा। अगर एक भी आम कम हुआ तो हमारी खैर नहीं। वह चुनच कर हम सबको खा जाएगा तो फिर क्या होगा? बुजुर्ग तोता घबरा कर बोला, मैं कोई तरकीब करती हूँ, भरोसा रखो। मगर ये तो बताओ कि एक ही आम से तुम्हारा काम चल जाएगा? सुनहरी चिड़िया ने पूछा। हाँ, बस एक ही आम चाहिए, बुजुर्ग तोते ने कहा। तो तोते ने चुपके से कहा, चाचा जान, मुझे भी एक आम चाहिए। बहुत दिनों से मैंने जादुई आम नहीं खाया है। बड़ा दिल चाहता है कि उस आम का मजा फिर चखूं। उसने ये कहकर अपनी मुलायम सी जुबान चोंच पर फेरी और लार निगली। सुनहरी चिड़िया ने उसकी खुसुर फुसुर सुन ली थी। छोटी सी गुलाबी चोंच फैलाकर हंसी और बोली, ठीक है मुन्ने मियाँ, मैं अपनी तरफ से एक आम तुम्हें दूंगी, भरोसा रखो। फिर उस चिड़िया ने दोनों मेहमान तोतों को फल खिलाए। जादुई बाग के सुनहरे कुओं से खूब ठंडा मीठा पानी पिलाया और दिन भर उनको बाग में उड़ाती टहलाती रही। रात में दानव आया। बाप रे, इस कदर डरावना, इस कदर ऊंचा मोटा ताजा तोते का नन्हा सा दिल धक धक करने लगा। वो तो कहो, बुजुर्ग तोते ने अपने दाहिने पर से उसकी पीठ पर थपकी दी और चुपके से कहा, घबराओ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, ये अभी सो जाएगा और बस सुबह ही उसकी आँख खुलेगी। दानव ने पूरा बाग देखा, हर पेड़ के आम गिने और बीच बाग में बने हुए चबूतरे पर लेट गया और सो गया। उसके खर्राटों की गूंज से सारा बाग गूंज रहा था। तोते को सारी रात जागते गुजरी। उसको उन खर्राटों की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सुबह होने में कुछ देर बाकी थी कि सुनहरी चिड़िया उन दोनों के पास आकर चुपके से बोली, मैं ये तरकीब करूंगी तोते भैया कि कुछ देर बाद गाना शुरू कर दूंगी। मैंने और भी चिड़ियों को साथ मिला लिया है। हम सब मिलकर एक प्यारा सा गाना गाएंगे। हमारा गाना जंगली दानव को बहुत पसंद है। वह गाना सुनने में इस कदर खो जाता है कि आम की गिनती भूल जाता है और बस यही पर हम फायदा उठा लेंगे।
मैं 2 आम गिनती के पहले ही गायब कर दूंगी और तुम्हें दे दूंगी। मगर ये याद रखना कि आम लेकर तुम दोनों फौरन बाग से निकल जाना। तुमने जरा भी देर लगाई तो जंगली दानव को पता चल जाएगा। उन आमों की खुशबू इतनी तेज होती है कि किसी भी कोने में छुपाया जाए फैलती रहती है। अगर उसे मालूम हो गया तो बस समझ लो कयामत आ जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बीबी। बुजुर्ग तोता बोला, राजकुमारी रूपमती के माँ बाप की दुआएं तुम्हें जरूर लगेंगी और तुम्हारी संतान खूब फूलेगी फलेगी। सुनहरी चिड़िया ने मधुर मीठा गीत शुरू किया। जैसे ही उसकी प्यारी सी आवाज बाग में गूंजी, सारी चिड़िया उसके इर्दगिर्द जमा हो गई और सबने मिलकर गाना शुरू कर दिया। एक अजीब माहौल बन गया। सुनहरा सुनहरा सूरज पेड़ों के पीछे से ऊंचा उठ रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। नर्म नर्म रोशनी फैल रही थी। सुनहरे पेड़ सोने की तरह जगमगा रहे थे और जैसे कणकण झूम रहा था। जंगली दानव हड़बड़ाकर उठ बैठा। गाना सुनकर वो इतना खुश और ऐसा मग्न हुआ कि आमों की गिनती करना भूल गया। सुनहरी चिड़िया ने अपनी 2 साथियों को इशारा किया। वह चुपके से उड़कर गई और जल्दी से 2 आम तोड़ लिए। दोनों तोतों ने एक एक आम अपनी चोंच से पकड़े और बिजली की तरह उड़ते हुए बाग से बाहर निकल आए। बहुत दूर तक उड़ते ही गए। जब ये लगा बहुत दूर निकल आए हैं, तब एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर दम लेने लगे। बुजुर्ग तोता बेचारा बहुत थक गया था, फिर भी बहुत खुश था। आम इतने खूबसूरत थे कि बस देखते ही बनता था। उन दोनों को इसलिए भी जल्दी थी कि ऐसा ना हो कि कुदरत ना करे राजकुमारी की हालत और खराब हो जाए। उड़ते ही गए, उड़ते ही गए। जब बहुत थक जाते तो जरा सी देर को रुक जाते या फिर रात में किसी पेड़ पर बैठकर थोड़ा सो लेते। ये भी डर था ना कि कोई उन आमों को गायब ना कर दे। इसीलिए बड़ी तकलीफ उठाते मगर एक पल के लिए भी आमों को अकेला ना छोड़ते। वह जहाँ भी रहते उन आमों की खुशबू से हवाएं महक जाती और रात में उनकी जगमगाहट दूर दूर तक दिखाई देती। एक रात वह जिस पेड़ पर बैठे थे उसके नीचे एक मुसाफिर आकर लेट गया। वह कहीं जा रहा था। रात हो गई इसलिए सफर ना कर सका। अपने झोले से निकालकर उसने खाना खाया, बोतल से पानी पिया, फिर चादर बिछाकर लेट गया। दोनों तोते चुपचाप बैठे थे, मगर क्या करते उस खुशबू को जो आमों से निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। नीचे लेटे मुसाफिर ने अपने आप से कहा, बड़ी अच्छी महक फैली है। जाने किस चीज की है, कोई फल है या कोई फूल है, पता नहीं लग रहा है, मगर हाँ कुछ कुछ आम की ऐसी महक है। बड़ी मुसीबत हो गई मुन्ना। बुजुर्ग तोते ने अपनी चोंच तोते बेटे के पास लाकर धीरे से कहा, भगवान ही बचाएगा हमें, बस उसका ही भरोसा है। तोते मियाँ ने ठंडी सांस भरी और आहिस्ता आहिस्ता आमों को घने पत्तों के नीचे छुपाने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में एक आम खिसक कर नीचे जा गिरा और मजा ये हुआ सीधा उस मुसाफिर की नाक पर जाकर गिरा। एक ऊंची चीख मारकर वो मुसाफिर उठ खड़ा हुआ। वो डर गया था। उसको लग रहा था कोई चोर उसका सामान ले जाने के चक्कर में है और उसने उसकी नाक पर घूंसा मारा है कि वह दर्द के मारे बिलबिलाकर उठे और उसके सिर के नीचे दबा हुआ थैला मुसाफिर के हाथ आ जाए। उस थैले में अच्छी खासी रकम थी और कपड़े थे। कौन है? किसने मुझे घूंसा मारा है? वो मुसाफिर डरीडरी आवाज में बोला, मैं भूत हूँ। मुन्ना तोता बड़ी मोटी आवाज बनाकर बोला, तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कहा? वह मुसाफिर थर-थर कांपने लगा। उसकी नजर उस आम पर गई जो उसके पास जमीन पर पड़ा सोने की तरह चमक रहा था। तुम भूत हो? और यह चमकती चीज वह थैला उठाकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ये मेरी जादू की गोली है। इधर तुमने उसको छुआ, उधर भस्म हो जाओगे। ठहरो, जाते कहाँ हो? मेरे पेड़ के नीचे तुमने ठिकाना जमाया। मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। इस बार तुम्हारे कानों की बारी है। मुन्ना तोता उसी डरावनी आवाज में बोला और अपने पर फटफटाए। परों की यह फटफटाहट अंधेरे जंगल में बड़ी डरावनी मालूम हो रही थी। बस अब जो भागा वह मुसाफिर तो कुछ न पूछो, पीछे मुड़कर भी ना देखा, एक पल को ना रुका।
भगवान जाने किधर भाग निकला। बुजुर्ग तोते ने हंसकर तोते मुन्ना को शाबाशी दी और नीचे उतरकर वह चमकता हुआ आम चोंच में दबाकर पेड़ की शाख पर ले आया। फिर दोनों जरा भी ना सोए। सुबह होने का इंतजार करते रहे और जैसे ही उजाला हुआ वहां से उड़ निकले। दोपहर तक उड़ते रहे। आखिर जब थकान और भूख से बेहाल हो गए तब एक नदी के किनारे की झाड़ियों में उतर पड़े। पानी पिया और आम झाड़ियों में छुपाकर खाने के लिए कुछ तलाश करने लगे। इधर वह कुछ दूर गए। उधर एक लोमड़ी घूमती घामती उधर आ निकली। उसने झाड़ियों में ये दो चमकदार आम जो देखे सोचा जाने किस जानवर के अंडे हैं। लाओ इन्हें नाग राजा के बिल के मुंह पर रखाऊं और आवाज दूं, आओ मेरे राजा खाओ मजेदार भोजन। अब मेरे पीछे ना आना, मेरे नन्हे बच्चों को ना खाना। नागराजा खुश हो जाएंगे और फिर वह मेरे दोस्त बन जाएंगे। बस लोमड़ी ने दोनों आम मुंह में दबाए और दौड़ती हुई चली जहां वो भाग रही थी। दोनों तोते उसी तरफ जाकर एक जंगली दरख्त के मजेदार रस भरे फल खा रहे थे। उन्होंने जो एक मोटी लोमड़ी को आते देखा तो डर कर उड़े और एक ऊंची शाख पर जा बैठे। मगर ये देखकर दोनों ही घबरा गए कि उनके जादुई आम उस लोमड़ी के मुंह में दबे हैं। वो टेन टेन करते लोमड़ी के आसपास चक्कर लगाने लगे। बुजुर्ग तोते ने कहा, डरो नहीं, हिम्मत ना हारो। इस मक्कार चोर लोमड़ी को अपनी तेज चोंच से घायल करो, मगर होशियारी के साथ ये तुम्हें पकड़ ना सके। नहीं चाचा, मैं होशियार रहूंगा। ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी क्योंकि इसके मुंह में तो आम दबे हैं। और अब मुन्ना तोते ने झपट झपट कर उस लोमड़ी पर हमले शुरू कर दिए। जितना तेज लोमड़ी दौड़ती उतना तेज वह उड़ता, चोंच झुकाता और लोमड़ी के नरम खाल वाले बदन में तीर की तरह अपनी चोंच छुभा देता। यही काम बुजुर्ग तोता भी करता। दोनों मिलकर लोमड़ी को छलनी के दे रहे थे। उसके शरीर से खून बहने लगा था और उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। आखिर वो बर्दाश्त ना कर सकी और चीखती चिल्लाती जमीन पर लौटने लगी। इधर वह चिल्लाई, उधर उसके मुंह से दोनों आम जमीन पर गिरे और लुढ़कते इधर उधर रुक गए। तोतों ने जरा भी देर ना लगाई। दोनों आमों को दोनों ने अपनी अपनी चोंचों में दबाया और ऊंचे होकर उड़ने लगे। अब वो एक मिनट के लिए भी कहीं रुकना नहीं चाह रहे थे, मगर क्या करते कि रात होने वाली थी। आखिर एक जगह उनको ठहरना ही पड़ा। ये कोई छोटा सा गांव था। जगह जगह दिए जल रहे थे। वह दोनों बड़ी खामोशी के साथ एक झोपड़ी की छत में जा छुपे। दोनों आम फूस के अंदर दबा दिए थे कि उनकी चमक दिखाई ना दे, वरना जो भी देखता वह आम उठा ले जाने की फिक्र में परेशान होने लगता। भगवान भगवान करके सुबह हुई और ये देखकर दोनों तोते खुशी के मारे टेंट करने लगे कि ये गांव राजधानी का करीबी गांव था। आचार्य जी के घर की मंदिर के ऊंचे शिखर दिखाई दे रहे थे। मुन्ना तोता जोर जोर से पंजे बजाने लगा। आहा, हम लोग अपनी राजकुमारी रूपमती के पास पहुंच गए। दोनों खुशी के मारे बोलते गाते आचार्य जी के घर की तरफ उड़ने लगे। जो भी उन्हें चोंच में आम दबाए देखता हैरान होकर दूसरे को दिखाने लगता। अरे वो देखो, आचार्य जी का तोता जादुई आम ले आया। राजा सलामत को भी खबर मिल गई। मारे खुशी के वह अपनी हीरे मोती जड़ी जूतियां छोड़कर महल के बाहर निकल आए। पूरा शहर जमा हो गया। सभी खुशियां मनाने लगे। शहजादी की हालत बहुत खराब थी। बस ये समझो सांस चल रही थी। पूरा बदन बेजान हो चुका था। लालाल राजकुमारी एकदम सफेद कागज हो गई थी। राजा सलामत मुन्ना तोते से निराश हो चुके थे। अक्सर कहा करते, अरे जब आदमी का भरोसा नहीं तो पंछी का क्या भरोसा, अब मेरी बेटी जिंदा नहीं रहेगी। ये कहकर राजा सलामत रोने लगते। वह रोते तो रानी भी रोती, रानी रोती तो सारी प्रजा रो पड़ती, पूरा शहर शोक में डूब जाता। मगर उस वक्त तोते के आने की खबर सुनकर राजा सलामत खुशी से फूले न समाये। और जैसे ही उन्होंने आचार्य जी को दोनों तोतों को कंधे पर बिठाए हाथ में जादुई आम लाते देखा, नंगे पांव दौड़ दौड़े और आचार्य जी को मियाँ दोनों तोतों के गले से लगा लिया। अब वो खुशी के आंसू बहा रहे थे। आचार्य जी, आपका और आपके प्यारे तोतों का किस तरह शुक्रिया अदा करूं?
शुक्रिया मेरा नहीं राजा, सलामत भगवान का अदा कीजिए। उसकी कृपा ने ये चमत्कार कर दिखाया है, वरना मुट्ठी भर परों का पंछी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर पाता। बस अब आप देर ना कीजिए, एक एक पल भारी है। फौरन महल में जाइए और राजकुमारी को आम खिलाइए, खिलाइए भी और सूंघाइए भी। मुन्ना तोता बोला। सूंघाते ही राजकुमारी को फौरन होश आ जाएगा, और जैसे ही होश आए उन्हें आम की एक फाक खिला दी जाए। थोड़ी ताकत आ जाए तो दूसरी फाक, और बस इधर आम उनके पेट में गया, उधर वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हुई। सब भागम भाग अंदर आए। शाही वैद्य राजकुमारी की नब्ज थामे बैठे थे और बड़ी निराशा के साथ उसका मुरझाया हुआ चेहरा देख रहे थे। आचार्य जी ने जल्दी से बढ़कर जादुई आम को राजकुमारी की नाक से लगा दिया। सारे लोग दम साधे खड़े थे। राजकुमारी की नाक में आम की खुशबू जो गई, उसने एक लंबी सांस ली और जोर की सांस खींची। एक सांस, फिर दूसरी सांस, फिर तीसरी और चौथी सांस के साथ उसने आंखें खोल दी। जैसे ही राजकुमारी ने आंखें खोली, आचार्य जी ने चाकू से आम की एक फांक काटी और राजकुमारी के होठों से लगा दी। राजकुमारी ने अपने मुरझाए होठ खोले और आम की फाक मुंह के अंदर ले ली। 2 फाक खाई होंगी कि रंग बदलने लगा। सफेद चेहरा लाल हो गया, जैसे गुलाब का ताजा खिला हुआ फूल या खूबसूरत तराशा हुआ जगमगाता मोती। मुरझाए हुए होठ गुलाब की पंखुड़ी बन गए, आंखों में चमक आ गई, और उसने अपनी कोमल आवाज में पुकारा, अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर। हर तरफ मुबारक सलामत का शोर मच गया। नजरें उतारी जाने लगी। महल के फाटक पर खामोश पड़ी नौबत बजने लगी। राजकुमारी को जब मालूम हुआ कि उसकी जान आचार्य जी के तोते ने बचाई है, तो वह तोते को प्यार करके कहने लगी, मेरे प्यारे, मेरे अच्छे तोते, मेरे पास रह जाओ। मैं तुम्हें सोने के पिंजरे में रखूंगी, अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगी, गुलाब मिला दूध पिलाऊंगी। नहीं राजकुमारी, मुन्ना तोते ने धीरे से कहा, आजादी की शर्त पर ही मैं अपनी जान खतरे में डालकर आपके लिए जादुई आम लाया हूँ। कैद में मैं नहीं रहूंगा, मगर हाँ, ये वादा करता हूँ कि जब भी मैं आचार्य जी के पास आऊंगा, आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। अब मेरी एक जिम्मेदारी ये भी हो गई है राजकुमारी कि मैं अपने बुजुर्ग चाचा जान की देखभाल और सेवा करूं। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता, कदम कदम पर मेरी हिम्मत ना बढ़ाई होती, तो मैं अकेला शायद जादुई आम ना ला पाता। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कुछ देर में अपनी सुलोचना जी के साथ रहूंगा, उनके हाथ की पकी रोटी और हरी मिर्च खाऊंगा। फिर चाचा जान के साथ खुली हवाओं में निकल जाऊंगा। मजबूरन राजकुमारी रूपमती ने उसको और बुजुर्ग तोते को खुदा हाफिज कहा और खिड़की से उनको जाते देखती रही। सुलोचना जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने दोनों तोतों को घी लगी रोटी और हरी मिर्च खिलाई, ठंडा पानी पिलाया, फिर उन्हें अलविदा कहा। मुन्ना तोते ने उनका उदास चेहरा देखकर कहा, आप जरा भी परेशान ना हो माँ, मैं रोज शाम को आ जाऊंगा और आपके साथ रहूंगा। सुबह को जब आपके हाथ की रोटी खा लूंगा, तब भी जाया करूंगा। बुजुर्ग तोते ने कहा, मैं भी आऊंगा, मुझे भी आप लोगों से बड़ी मोहब्बत महसूस हो रही है। वह दोनों तोते रोज आचार्य जी के यहाँ आते थे, रात को रहते थे, सुबह खा पीकर चले जाते थे, आजाद हवा में उड़ते घूमते गाते बजाते। मगर हाँ, मुन्ना तोता एक बार राजकुमारी रूपमती से मिलने जरूर जाता था। राजकुमारी रूपमती की जब शादी हुई तो उन दोनों तोतों ने खूब खुशियां मनाई। अपने राजा अब्बा के बाद राजकुमारी रूपमती ही सिंहासन की वारिस हुई और रानी रूपमती बनकर उसने बरसों राज किया, और वह अपनी प्रजा के लिए एक बेहद अच्छी और नेक रानी साबित हुई। कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार, दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।